हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो आइए पहले परिभाषा को देखते हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, पूरे कंसेप्ट इसका जो कुछ भी है वो आपको डिटेल्स में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप देखिए सिर्फ, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो यहां पे देखें, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको हमने लिखा है। अब बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है, आप समझ सकते हो। तो कुछ उदाहरण जो हमारी किताब में दिया गया है उसको हम समझते हैं। तो पहले कॉपर सल्फेट, आप हमारी किताब में बताया है कि आप 2-3 लोहे की कील को लो, उसको फिर धागे से बांधो। अब एक परखनली लो, 2 परखनली लो, उस 2 परखनली के मतलब दोनों में जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कॉपर सल्फेट है क्या, है ना। तो कॉपर सल्फेट जो होता है इसको नीला थोथा भी कहते हैं। इसको जो है मतलब पानी में घोलेंगे, है ना, उसको एक्वस जलीय विलयन उसको तैयार करेंगे और उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला। कैसा हो जाता है, नीला कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का वो हो जाता है, पूरे नीला। और हम लोग क्या करेंगे, एक परख नली को रखेंगे कॉपर सल्फेट का जो एक विलियन है, दूसरे परख नली में हम लोग क्या करेंगे, धागा से बांध करके 2 जो लोहे की जो है कील है ना, उसको हम लोग डुबोएंगे। 1 घंटा के बाद हम देखेंगे कि उसका जो एक परख नली का जो, जिसमें हम लोहे की कील को नहीं डुबाए हैं, उसका कलर, जिसमें लोहे की कील को डुबाए हैं, कॉपर सल्फेट का 2 विलियन हमने तैयार किया है, एक विलियन में लोहे की कील को डुबाए हैं, दूसरे विलियन में नहीं डुबाए हैं। और 1 घंटे 15-20 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि जिसमें हमने लोहे की कील को डुबोया है उसका कलर कैसा होने लगता है, फीका होने लगता है। कैसा होने लगता है, फीका होता है। और एक जिसमें नहीं डुबोए हैं वो ब्लू ही रहता है। और कुछ देर के बाद जब उसको हम निकालते हैं तो जो लोहे की कील होता है, जिसको हमने डुबाने से पहले रेगमाल से साफ करके जो उसको चमकीला बना करके फिर डुबोया था, उसके ऊपर क्या होता है, भूरे कलर का जो है, उसके ऊपर जो है कॉपर की परत जो है, उसका कलर कैसा हो जाता है, निकालोगे उसको हाथ में, अगर आप कील को लेते हो तो भूरे भूरे कलर का आपको जो है उसकी कलर जो है आपके हाथ में लगेगा, वही कॉपर होगा, वही जो है कॉपर हो जाता है, मतलब कॉपर ही उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको समझाते हैं, आपको समीकरण के माध्यम से समझो, है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है। इसको हम समझाते हैं पहले। अब देखो, पहले आपको मैं कॉपर सल्फेट के बारे में समझा दूं। देखिए, CuSO4, इसका कलर कैसा होता है हम सभी को पता है, नीला, है ना। इसको ब्लू भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर इसके डिप्थ में जाऊं, इसको अंदर जाकर के स्टडी इसका करूं, तो इसको नीला होने से पहले इसके अंदर बहुत कहानी है। उस कहानी को हम समझते हैं। तो CuSO4 जो नीला कलर का आपको दिखता है, वास्तव में ये नीला होने से पहले इसकी एक कहानी है। आपको मैं समझाता हूं। देखिए, CuSO4 जो है, इसमें जल के 5 अणु आके क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल का 5 अणु जो है आके जुड़ा होता है। कॉपर सल्फेट में आपको अगर बात करूं तो कॉपर के जो हैं कितने परमाणु हैं, 1,
सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। यानी कॉपर के 1 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु आपस में मिलकर के कॉपर सल्फेट का जो है एक अणु का निर्माण किया है। और इस एक अणु में जल का अगर 5 अणु आके जुड़ता है तो क्या हो जाता है? इसका कलर हो जाता है नीला। अगर इस जल को मैं हटा दूं, अगर इस जल को मैं हटा दूं तो क्या होगा आपको पता है? इसका कलर जो आप देख रहे हो जो नीला है, कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर हो जाता है व्हाइट कलर का हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर जल के 5 अणु को हम जोड़ देते हैं, कॉपर सल्फेट का अपना कलर कैसा होता है? व्हाइट। लेकिन जब इसमें 5 कलर को मतलब जल के 5 अणु को जोड़ देते हैं, जल के 5 अणु यानी कॉपर सल्फेट में CuSO4 में, है ना, जल के 5 अणु अगर आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये क्रिस्टल का निर्माण होता है। किसका? ये क्रिस्टलन। क्रिस्टलन जल जो है ये बनाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। यानी जल के कारण ही इसका कलर कैसा होता है? इसमें जो जल के 5 अणु हैं, एक अणु में जल के 5 अणु जुड़े हुए हैं जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है? नीला, जिसके कारण इसको नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे आप समझे इस बात को। हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले एक आयरन Fe जो है सॉलिड 2-3 कील लेंगे, है ना, CuSO4 का जलीय विलयन तैयार करेंगे, है ना। आपको बता दें इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। जब आप यहां पे एक बात समझो, यहां पे एक्चुअली होता क्या है, आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। यानी यहां डिफिनेशन की अगर बात करें तो यहां पे लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो हम कैसे समझेंगे कोई कौन सा यौगिक मतलब कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है? तो ये आप टेंशन मत लो, जब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे धातु अधातु तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिक क्रियाशील जो होते हैं तत्व वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को जो विस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो आपको मैं वहां पे डिटेल्स में बताऊंगा, अभी समझना है, मोटा मोटी बात आप समझ लो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो यहाँ पे किताब में दिया है विस्थापन के हम लोग समझ रहे हैं तो इसको समझना है। तो यहाँ पे देखो आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील। ये जो विलियन हम लिए हैं इसका कलर कैसा है? नीला, है ना। तो इसमें हमने 2 परख नली लिया। एक परख नली में क्या किया? जलीय विलयन जो है कॉपर सल्फेट का मैंने तैयार किया एक्वस फॉर्म में, है ना। उसमें 2 कील को डुबाया। डुबोने के बाद क्या होता है? कुछ देर के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद क्या होता है? उसका कलर कैसा हो जाता है? पूरा फीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये जो आयरन है Fe, ये SO4 आयरन सल्फेट, है ना, जो फेरस सल्फेट भी हम लोग कहते हैं, और कॉपर को भी विस्थापित कर देता है। मतलब ये कॉपर सल्फेट के यौगिक को इस तत्व ने क्या किया? इसके यौगिक में से इसको विस्थापित कर दिया, इसके ही यौगिक में से आयरन ने इसको विस्थापित कर दिया। और जब आप उस कील को 1 घंटे के बाद 2 घंटों के बाद निकालोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर भूरे कलर का जो है आपको कुछ परत जो है जमी हुई दिखेगी। उसको हाथ से छू मतलब टच करोगे आपके हाथ में लगेगा, वही कॉपर है। वही क्या है? कॉपर है। आप उसको निकाल के उस पाउडर को रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को समझो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके ही यौगिक से, यानी ये कम क्रियाशील तत्व है, इसके ही यौगिक से इसको विस्थापित कर दिया, है ना। तो इसको आपने समझ लिया होगा। एक और परिभाषा है जिसको हमको समझाते हैं, जैसे कि जिंक, Zn, इसका सॉलिड फॉर्म लेते हैं। जिंक का कलर कैसा होता है? तो जिंक का कलर होता है व्हाइट, ठीक है। अब इसको अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस फॉर्म विलियन में अगर डुबोते हैं तो डुबोने के बाद क्या होता है आपको मैं बता दूं। होता ये है कि जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो जिंक जो होता है इसको जब 1-1.5 घंटे इसके दाने को हम इसके अंदर रखते हैं, मतलब इसके विलियन के अंदर रखते हैं, परख नली में इसको डाल देते हैं, है ना। तो होता क्या है, कुछ देर के बाद जिस परख नली में जिंक के दाने को आप डाले हो उसका कलर कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है, पूरे फीका हो जाता है। और ये जो जिंक सल्फेट का विलियन होगा ना, मतलब जिंक सल्फेट का जो विलियन तैयार होगा ZnSO4, है ना, एक्वस, ये भी एक्वस होगा, है ना, ये भी क्या होगा? एक्वस।
भौतिक अवस्था दर्शाना जरूरी होता है। ठीक है, ये सॉलिड है। तो ये जो जिंक सल्फेट बनेगा ना, तो इसका भी जो कलर होता है ये रंगहीन, एक ऐसा कलर हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और कॉपर जो है ये प्रायः विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है? प्रायः विस्थापित हो जाता है। जिंक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबोएंगे तो क्या होगा? इसका जो कलर है ये फीका हो जाएगा और जिंक सल्फेट जो है रंगहीन जो है यौगिक बनेगा। और कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से कॉपर को जिंक ने विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, उसके ही यौगिक से जो है उसको विस्थापित कर देगा। तो इस अभिक्रिया को प्राय हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यही तो विस्थापन अभिक्रिया है। और एक अभिक्रिया है जैसे कि पीबी लेड, ये सॉलिड है। ठीक है, और हम लोग क्या लेते हैं? कॉपर क्लोराइड। क्या लेते हैं? कॉपर क्लोराइड, CuCl2। ठीक है, इसका भी विलयन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। इसका भी क्या लेंगे हम लोग? जलीय विलयन। तो क्या होगा? PbCl2 लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2, क्योंकि कॉपर क्लोराइड में से लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा और लेड क्लोराइड का निर्माण होगा। तो आप इस तीन अभिक्रिया को आप देख रहे हो, तीन रासायनिक अभिक्रिया जो यहां पे दिखाए हैं हमने। पहला आयरन, जिसका अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाया, तो आयरन सल्फेट का फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ, कॉपर विस्थापित हो गया क्योंकि कॉपर को आयरन ने विस्थापित कर दिया उसके यौगिक में से। उसी प्रकार जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को जो है डुबोते हैं, दाने को डालते हैं, तो क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार अगर लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन में अगर डालते हैं तो लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये तीन अभिक्रिया जो है प्राय विस्थापन अभिक्रिया है और इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। शायद आप इस अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप प्लीज बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको समझ में आया है तो। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।